हाँ जी, गुड आफ्टरनून। हम लोगों ने कल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर सेक्शन नंबर 10 की थोड़ा डिटेल वर्जन को मैं देखा था। मैंने आपको बताया था सेक्शन नंबर 10 को हम लोगों को आगे सेक्शन नंबर 30 तक इलेबोरेटेड फॉर्म के अंदर दे रखा है। ठीक है, जैसे सेक्शन नंबर 10 में सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो हम लोग किस बारे में बात करते हैं भाई? अगर देखा जाए तो सेक्शन नंबर 10 में हम चार बातें कर रहे हैं। सबसे पहले मेजर होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए और नॉट बार्ड बाय लॉ होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम लोग सेक्शन नंबर 11 में देखें और सेक्शन नंबर 12 में देखें तो हमको यहां पर मेजर की, साउंड की और दीवार की, ये वाली बातें हम लोगों को यहां पर मिल जाएंगी। ठीक है, जब हम इसके आगे चले तो हमने सेक्शन नंबर 13 के अंदर क्या देख लिया? कंसेंट के बारे में। कंसेंट के बारे में हमने क्या चीज देखी? सेम सेंस, यही तीन चीजें देखी थी हमने। बताओ क्या हमने यही तीन चीजें देखी? ठीक है, इसमें तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि कंसेंट सेक्शन नंबर 14 में फिर हमको क्या मिला? यहां पर सेक्शन नंबर 14 में हमको मिला कि कंसेंट कब फ्री होगा। कंसेंट कब फ्री होगा? ठीक है, दो लोग कंसेंट में अगर हैं तो एक आदमी का कंसेंट अगर फ्री ही नहीं है तो क्या बोल सकते हो उसका कंसेंट सही से आया है? नहीं है। हमने देखा था ना कल वाला एग्जांपल, ए ने बोला बी को प्रॉपर्टी साइन कर दे वरना आई विल शूट यू, तो क्या उसका कंसेंट फ्रीली गिवन है? नहीं है। तो ऑब्वियसली भले वो सेम सेंस में बात करो, सेम चीज की बात करो, सेम थिंग में बात कर रहा हूं, लेकिन तब भी कंसेंट क्या नहीं है? वैलिड नहीं है। तो हमको सेक्शन नंबर 14 बताता है कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं। सेक्शन नंबर 14 हमको बताता है कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एक कंसेंट को फ्री नहीं रहने देती है। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एक कंसेंट को फ्री नहीं रहने देती है? सबसे पहले वो हमको बताता है कोअर्जन के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में बताता है? कोअर्जन के बारे में। इसको सेक्शन नंबर 15 के अंदर इलैबोरेट कर रखा है। सेक्शन नंबर 14 हमको क्या बता रहा है? पॉइंटर्स बता रहा है, और उसको इलैबोरेट कहां कर रखा है? सेक्शन 15 में। फिर उसके बाद हम लोगों को यहां पर ये बताता है अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में। ये हमको दे रखा है सेक्शन नंबर 16 के अंदर। ठीक है, फिर ये हमको बताता है फ्रॉड के बारे में, सेक्शन नंबर 17 के अंदर। ठीक है, उसके बाद ये हम लोगों को यहां पर बता रहा है ये हमको दे रखा है सेक्शन नंबर 18 में। ठीक है, 15, 16, 17, 18 और 14 के अंदर क्या दे रखा है? इनको बुलेट पॉइंट्स के हिसाब से बता रखा है कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं अगर वो हुई तो कंसेंट फ्री नहीं होगा। कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, और एक और चीज हम लोगों के पास यहां पर बच जाती है, ये है सेक्शन नंबर 20 और 21 में कवर्ड। सेक्शन नंबर 20 और 21 के अंदर आप लोगों के लिए ये भी कवर कर रखा है। वापस से देखते हैं, सेक्शन नंबर 13 किस बारे में बता रहा है? कंसेंट के बारे में। वो क्या बोल रहा है? कंसेंट कब होगा? जब सेम थिंग, सेम सेंस, सेम टाइम में आप मान लोगे। 14 बता रहा है फॉर अ कंसेंट टू बी फ्री, फॉर अ कंसेंट टू बी फ्री इट मस्ट नॉट हैव फॉलोइंग थिंग्स। फॉर अ कंसेंट टू बी फ्री कंसेंट, उनमें ये सारी चीजों का कोई भी तरीके से लेना देना नहीं होना चाहिए। हमको यहां पर 5 चीजें बता रखी है। हमको यहां पर कितनी चीजें बता रखी है? 5 चीजें बता रखी है, और उसको आगे तक के सेक्शंस में इन लोगों ने क्या कर रखा है? इलेबोरेट कर रखा है। ठीक है, तो हमारे पास कहां तक आ गई इलेबोरेशन? 21 तक। स्टार्ट कहां से हुई थी? 13 से। 13 में कंसेंट, 14 में पॉइंट्स, 15 से उनका इलेबोरेशन।
चालू। अब हम इसको इसी फॉर्मेट में कैसे याद करेंगे, तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, वैसे तो ये मेरी बनाई हुई है, आप लोगों को अगर कुछ और अच्छी लगे तो आप लोग कुछ और भी बना सकते हो। ठीक है, हमारे पास यहां पर इनिशियल्स क्या है, CUFMM। ठीक है, तो मैंने इसका एक ऐसी सी एक स्टोरी बना रखी है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी फर्स्ट मर्डर मिस्ट्री। अगर आप चाहें तो आप इस शॉर्ट फॉर्म को याद कर सकते हैं, अगर आपको लगे कि मुझसे कोई और बढ़िया बन सकता है तो आप उससे याद कर लो। क्या है इसका, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी फर्स्ट मर्डर मिस्ट्री। मैंने इसको ऐसे कर रखा, ठीक है। C stands for coercion, U stands for undue influence, F stands for fraud, M stands for misrepresentation and another M stands for mystery। ठीक है, यहां पर मिस्टेक। ठीक है, और ये जा भी कैसे रहा है, एकदम 15, 16, 17 सॉरी, तो अब सवाल ये उठता है कि 19 में क्या है, सवाल क्या उठता है कि 19 में क्या है, 19 को क्यों बेचारे को अकेला छोड़ दिया हम लोगों ने। ठीक है, 19 आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके सामने लेकर आता है। ठीक है, देखो यहां से एमसीक्यू बने क्या, यहां पर एमसीक्यू क्या बने, अगर इसको लिखना होता ना, इसको लिखना होता तो मैं आप लोगों को कभी इसको ऐसे नहीं बताता, मैं कभी इसको ऐसे बर्ड व्यू में नहीं दिखाता, मैं पहले आप लोगों को ये समझाता, फिर ये समझाता, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर मैं आपको एक चार्ट ऐसे बनाकर दिखाता, फिर मैं ये आपको याद करने के लिए देता। बट पहले मैं आपको किस पे लेकर जाता, इंडिविजुअली डेफिनेशंस पे लेकर जाता, लिखने की प्रैक्टिस करवाता उसको। बट अभी हमको यहां पर किस चीज से मतलब है, एमसीक्यू से मतलब है। अब इनमें से एमसीक्यू क्या क्या बन रहे हैं ये एक बार देख लेते हैं। देखो, सबसे पहला एमसीक्यू जो बना है वो तो किस चीज का है, अब वो आपसे बोल सकते हैं कि भैया यहां पर हमको क्या चाहिए, वो आपसे यहां पर बोल सकते हैं कि हमको तो क्या बता दो, सेक्शन नंबर। कोर्जन कौन से सेक्शन में दिया हुआ है, 15, 16, 17, 18, 15, 16, 17, 18, आगे एमसीक्यू 15 आंसर है, बात खत्म। ठीक है, उसके बाद दूसरी तरीके से पूछा जा सकता है इसको, सेक्शन 15 के अंदर क्या दे रखा है, कोर्जन, अनडू इन्फ्लुएंस, मिस्टेक, मिस रिप्रेजेंटेशन, आगे आंसर हमारा। ठीक है, तो दो तरीके से एमसीक्यू बन सकते हैं इसके वाले। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये रही, पहला टाइप का एमसीक्यू क्या आपको समझ में आ गया, जो दो तरीकों से पूछा जा सकता है, या तो सेक्शन नंबर में या उसके हेडिंग के तौर पर। बात क्लियर है, बात क्लियर है क्या। ठीक है, उसके बाद दूसरा एमसीक्यू जो बनेगा वो बनेगा वॉइड और वॉइडेबल का। दूसरा एमसीक्यू कौन सा बनेगा, वॉइड और वॉइडेबल का। अब क्या है ना, सेक्शन नंबर 19 में ये लिस्ट दे रखी है, सेक्शन नंबर 19 के अंदर क्या दे रखी है, ये लिस्ट दे रखी है। अब ये लिस्ट को याद करना हम लोगों के लिए बड़ा आसान है, क्यों, सिर्फ और सिर्फ मिस्टेक के अंदर वॉइड होता है, सिर्फ और सिर्फ मिस्टेक के अंदर वॉइड होता है, उससे पहले वाले जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या रहेंगे, वो सारे के सारे क्या रहेंगे, वॉइडेबल। ये कहां दे रखा है, सेक्शन 19 में। जब ये खत्म होगा 15, 16, 17, 18, 19, क्या बता दिया, 19 के अंदर ऊपर वाले सारे क्या होंगे, वॉइडेबल। 20, 21 क्या है, मिस्टेक। पहला एमसीक्यू कौन सा, सेक्शन नंबर और उसका ऊपर का हेडर क्या है, उसका मेन सब हेडिंग क्या दे रखी है। दूसरा एमसीक्यू कौन सा, वॉइड है या वॉइडेबल है, उसके आपको ट्रिक बता दी, ये चारों क्या है, वॉइडेबल। ठीक है, मिस्टेक क्या है, वॉइड। क्या यहां तक की बात हमको समझ में आ रही है क्या, सेक्शन नंबर 13 से लेकर
सेक्शन नंबर 21 तक एक बार के लिए क्या आपको बात समझ में आ रही है? मैं ये नहीं बोल रहा आपको इन टर्म्स का मतलब पता है, ये मैंने नहीं समझा है अभी तक। मैं सिर्फ आपको इतना बोल रहा हूं, क्या आपको मेरे बताए हुए जो ये 3-4 एमसीक्यूज हैं, क्या आप लोग इन चीजों को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो क्या कि ये 3-4 एमसीक्यूज आ सकते हैं? बात ठीक है? पक्का आगे चल सकते हैं फिर हम लोग? ठीक है, यहां पर हमने ये कर लिया। ये शॉर्ट फॉर्म भाई आप लोग लिख लीजिएगा अगर आप लोगों को लगता है कि हमारे काम आ सकता है याद करने में। एक सेकेंड। एक बार देना आपकी, ये देना। देखो भाई, एक्चुअली क्या है, बात यह है कि इस बार ये जो इन लोगों ने नोट्स दिए ना, ऐसे वालों ने, इन्होंने क्या बड़े हवा में नोट्स दिए, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। ये जो टॉपिक मैंने आपको भी बताया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझे बिना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समझा ही नहीं जा सकता। आप लोगों के नोट्स में इस चीज को इलेबोरेट ही नहीं कर रखा, लेकिन अगर आप लेसन राउंड अप के अंदर देखोगे, लेसन राउंड अप देखो एक बार, निकालो अपना लेसन राउंड अप। इन लोगों ने पूरे चैप्टर के अंदर कहीं भी कोअर्जन, अंडू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन को डिफाइन नहीं किया है, लेकिन अगर आप राउंड अप में देखोगे तो ये लोग आपको सेक्शन 16 अंडू इन्फ्लुएंस दिख रहा है क्या लिखा हुआ? दिख रहा है लिखा हुआ? यहां से पूछ लेंगे और इन लोगों को इस बात का कोई भी तरीके से फर्क नहीं पड़ेगा कि हमने मेन कंटेंट के अंदर तो डाला नहीं और सिर्फ लेसन राउंड अप में डालकर एमसीक्यूज उससे भर भर के पूछ ले। इनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अच्छा हमारे लिए ये है कि भाई हम लोग तो देखो कैसे कवर करेंगे, जैसे एक्ट चलता है ना, मैं तो वैसे ही कवर कराऊंगा, मुझे इससे मतलब नहीं उन्होंने क्या दे रखा है और क्या नहीं दे रखा। ठीक है, क्योंकि बिना इन चीजों को पढ़े आप समझ ही नहीं सकते हो वॉइडेबिलिटी क्या होती है। ठीक है, तो इसको यहां ना देने के पीछे मुझे कारण नहीं पता, बट मैंने आप लोगों को ये चीज करा दी है और लेसन राउंड अप में आप लोगों को इन लोगों ने हिंट दे रखा है, तो कल को कोई बोलेगा भी कि नहीं आया तो आपको ये पेज बोलो पकड़ के दिखा देंगे। ज्यादातर बच्चे लेसन राउंड अप को छोड़ देते, छोड़ देते। ठीक है, क्योंकि उनको लगता है पूरा चैप्टर पढ़कर आ गया, राउंड अप क्या पढ़ूंगा। ठीक है, तो वहां नया कंटेंट एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि कोई नया कंटेंट मिल जाएगा मैंने। ठीक है, तो हम लोग यहां पर
भाई क्या मैंने आप लोगों को कोर्जन का मतलब समझा दिया था? बताओ कि क्या मैंने आप लोगों को कोर्जन का मतलब समझाया था? वेन यू डू एनीथिंग इलीगल टू गेट अ पर्सन इन अ कॉन्ट्रैक्ट, वेन यू डू एनीथिंग इलीगल टू गेट अ पर्सन कंसेंट, ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाए। जब भी आप कोई भी काम जो फॉरबिडन बाय लॉ है वो करोगे, आपने बोला आपके बच्चे को किडनैप कर लूंगा, कॉन्ट्रैक्ट में आ जाओ। आपने बोला आपको मार दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट में आ जाओ। आपने बोला आपके घर पे हम लोग चोरी कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाओ। आपको एक्सटॉर्ट कर लिया कि भाई चोरी का सामान वापस चाहिए तो इस कॉन्ट्रैक्ट में आ जाओ। ये सब किस चीज के अंदर आएगा? ये सब किस चीज के अंदर आएगा? कोर्जन के अंदर आएगा। देखो क्या है ना, आप लोगों का जो सब्जेक्टिव पेपर होगा ना, ये मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूं कि इजी बनाकर देंगे इस बार, क्योंकि फर्स्ट टाइम में पेपर इजी आएगा। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव पेपर, और वो भी उस सब्जेक्ट का जो आप लोग एग्जीक्यूटिव में पढ़ने वाले हो, उसमें से ये लोग लेवल अप करेंगे। उसमें ये लोग क्या करेंगे? लेवल अप करेंगे। तो अगर आपके पास कल को ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यू के अंदर, ए आफ्टर पुटिंग अ गन ऑन बीज हेड आस्क्ड हिम टू साइन अ पेपर फॉर अ प्रॉपर्टी वर्थ 1 करोड़ इन 10 lakhs, इज द कॉन्ट्रैक्ट वैलिड? इफ नॉट, what does make it voidable? Coercion, undue influence, misrepresentation, mistake। चार ऑप्शन दे देंगे आपको, उसमें से पता करना पड़ेगा ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट जो वॉइडेबल है वो क्यों है। तो यहां पर क्या हो रहा है? कोर्जन हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है? कोर्जन हो रहा है। तो अगर इनको पेपर का लेवल बढ़ाना हुआ ना, तो ये ऐसे एप्लीकेशन वाले एमसीक्यूज पूछ लेंगे, अगर बढ़ाना हुआ तो। क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर तो इजी आएगा, इको का पेपर, अकाउंट्स का पेपर, ये पेपर इजी बनने वाले हैं जितना मेरा मन कहता है। ठीक है, एमसीक्यू के पेपर चांसेस हैं कि वो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपसे टफ पूछ लें। ये नहीं बोलूंगा कि आपको फेल कराने के लिए सारे ऐसे पूछेंगे, मगर 10 में से एक आया, दो क्वेश्चन ऐसे आ सकते, तो मैं आपको पहले से एक बार उस बारे में सावधान कर देता हूं। आप लोग कोर्जन का मतलब समझ चुके हैं भाई? सेक्शन 15 का मतलब क्लियर है। 3 एमसीक्यू बन रहे हैं, सेक्शन का नंबर, सेक्शन का मतलब, और सेक्शन के अंदर का जो कंटेंट है। कोर्जन की हेडिंग, कोर्जन का एड्रेस और कोर्जन का मतलब, ये 3 एमसीक्यू बनेंगे। और वॉइडेबल है ये तो हमको पता ही है। क्या हमको ये बात क्लियर है कोर्जन को लेके? क्या हमको ये बात क्लियर है? पक्का। अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर क्या होता है? When someone in the position of active confidence, when someone is in the position of active confidence, uses such position to undo influence, ताकि वो बंदा सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए। ठीक है, कल मैंने आपको गुरुजी वाला एग्जांपल समझाया था ना, मंदिर की जमीन है, नाम कर दो, 11 रुपए तो ले लो ताकि कंसिडरेशन हो जाए, बिना कंसिडरेशन के वॉइड हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट। तो वो किस चीज के अंदर है? गुरुजी किस स्टेट के अंदर है अभी? एक्टिव कॉन्फिडेंस के अंदर। गुरुजी किस स्टेट के अंदर है? एक्टिव कॉन्फिडेंस के अंदर। यहां पर इस वर्ड को बहुत बार पूछ लिया जाता है। सेक्शन नंबर 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात हो रही है। जब कोई पर्सन जो कि एक्टिव कॉन्फिडेंस में हो, सामने वाले को इंड्यूस करे ताकि वो इस कॉन्फिडेंस को यूज करके क्या कर पाए? रॉन्गफुल लॉस करा पाए सामने वाले का। क्या करा पाए? सामने वाले का रॉन्गफुल लॉस करा पाए। एक बार आप लोगों के जो यहां पर अभी लेसन राउंड अप में डेफिनेशन दे रखी है, एक बार उसको खोलो। लेसन राउंड अप में जो डेफिनेशन दे रखी है, एक बार उसको खोलो। क्या सेक्शन नंबर 16 ही लिखा हुआ है? 16 लिखा हुआ है, ठीक है। कोई एक उसको एक बार रीड आउट कर दीजिए। रीड आउट कर दो भाई एक बार लाउडली, ताकि पूरी क्लास को सुनाई दे जाए। Position to dominate the while of other than
ठीक है, एक्टिव कॉन्फिडेंस और डोमिनेंट पोजीशन, दोनों बातें एक ही है। एक्टिव कॉन्फिडेंस और डोमिनेंट पोजीशन दोनों बातें एक ही है। वहां पर आपसे दोनों टर्म में से कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर आप डेफिनेशन कल को लिखोगे ना, आप चाहे ये लिखो चाहे आप ये लिखो, दोनों सही है, दोनों सही है। ठीक है, तो वहां पर कल को एमसीक्यू ऐसा बन सकता है, इफ अ पर्सन इज अंडर डैश देन ओनली अनड्यू इन्फ्लुएंस कैन अकर, देन ओनली अनड्यू इन्फ्लुएंस कैन अकर। ठीक है, तो वहां पर आपको या तो एक्टिव कॉन्फिडेंस लिखा मिलेगा या फिर डोमिनेंट पोजीशन लिखा हुआ मिलेगा। उसके आगे क्या लिख रखा है, एंड यूजेज सच डोमिनेंट पोजीशन, क्या लिखा है वहां पर ये टर्म, एंड यूजेज सच डोमिनेंट पोजीशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके ऊपर किसी का डोमिनेंट पोजीशन है, ठीक है, तो वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकता। उसको उस डोमिनेंट पोजीशन को यूज करना पड़ेगा किस चीज के लिए, रॉन्गफुल लॉस कराने के लिए, रॉन्गफुल लॉस कराने के लिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, और प्लस उसके बाद लास्ट बात एमसीक्यू की, ये कॉन्ट्रैक्ट होते कैसे है, वॉइडेबल। बताए भाई, क्या ये बात क्लियर है? आगे चले फिर, आगे चले। क्या हमको अनडू इन्फ्लुएंस के लिए क्लियर है? क्या हम लोगों को कोअर्जन क्लियर है? डन। ये दो एमसीक्यू तो यहां पर हमारे हो ही गए। क्या आप लोगों के लेसन राउंड अप में फ्रॉड की डेफिनेशन दे रखी है क्या? नहीं। ग्लॉसरी में दे रखी है। भाई ये भी लेकिन लीगल डेफिनेशन नहीं है, जो लीगल डेफिनेशन है वो नहीं है। कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो हम लोग सिंपल लैंग्वेज के अंदर समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेसन राउंड अप में है, दिखाना। इतना सा याद रखना है बस, हम फ्रॉड के अंदर हम बस इतना सा याद रखेंगे, इसके अलावा कुछ याद नहीं रखेंगे। यहां पर क्या चल रहा है, क्या टर्मिनोलॉजी यूज हो रखी है, विलफुल मिस रिप्रेजेंटेशन, विलफुल मिस रिप्रेजेंटेशन विथ इंटेंट टू डिसीव, विथ इंटेंट टू डिसीव। ये वाला वर्ड इंपॉर्टेंट है, फ्रॉड की डेफिनेशन की बैकबोन है। ये वर्ड जो है फ्रॉड की डेफिनेशन की बैकबोन है।
हम लोग यहां पर क्या देख रहे हैं, विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन विद इंटेंट टू डिसीव। अब यहां पर सबसे पहले हमको एक एग्जांपल लेने की जरूरत है, ठीक है। आप लोगों के पास एक ऑफर आया, ठीक है, कि हम लोग आपकी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, ठीक है। आपको पता था कि आपकी गाड़ी का इंजन इज अबाउट टू डाई, उसके अंदर काफी दिक्कतें आ रही है। आपसे सामने वाले ने पूछा क्या आपकी इंजन हेल्थ अच्छी है, क्या आपकी इंजन हेल्थ अच्छी है। आपने बोला एकदम चंगा सी, कैस्ट्रॉल के ऐड में जो इंजन आता है वो मेरा ही इंजन है। आपने वहां पर ऐसा बोल दिया। आपने क्या करा, विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन, विलफुली क्या करा आपने, मिसरिप्रेजेंट करा। किस इंटेंशन से, कि आप किसी सामने वाले को क्या कर लो, डिसीव कर लो। आप किसी सामने वाले को क्या कर लो, डिसीव कर लो, ताकि वो आपके साथ काय में आ जाए, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाए। तो आपने क्या कमिट कर दिया, फ्रॉड कमिट कर दिया। डिसीव मतलब नहीं नहीं, कन्विंस नहीं होता। डिसीव का मतलब होता है बेवकूफ बनाना। अगर हम इसको प्रॉपर हिंदी में बोले ना, डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, बेवकूफ बनाना, किसी को शातिरता से क्या कर लेना, अपनी बातों में ले लेना। और हिंदी में बोलो तो बॉटली में उतार लेना, बोलते हैं ना, बाटली में उतार लिया इसको तो हमने, वो होता है डिसीव करना, ठीक है। विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन विद इंटेंट टू डिसीव। आप बस इतना याद रखो फ्रॉड के बारे में, इससे बाहर नहीं जाएगा एमसीक्यू फ्रॉड का, इससे बाहर नहीं जाएगा एमसीक्यू फ्रॉड का। जब हम सामने से झूठ बोले, कोई फॉल्स मिसरिप्रेजेंटेशन करे, कोई फॉल्स क्लेम उठाए, तो हम क्या कमिट कर रहे हैं, फ्रॉड कमिट कर रहे हैं। और किस इंटेंशन से करें, विद इंटेंशन टू डिसीव, ताकि वो सामने वाला हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो जाए। शॉल की दुकान पे गए आप, आपने पूछा दुकानदार से, भैया ओरिजिनल कश्मीरी है क्या, ओरिजिनल कश्मीरी वो आता है ना, कौन सा शॉल आता है कश्मीर का फेमस, क्या नाम है उसका, चलो तो छोड़ो, शॉल को हटाओ, बनारसी साड़ी ले लो, ठीक है। आपने दुकानदार के पास जाकर पूछा, सर ओरिजिनल लेके आए बनारसी साड़ी, क्या वही सिल्क वीवर्स ने बनाई है क्या जो बनारस के अंदर काम करते हैं। उसने बोला मात्र 40,000 की है, एकदम टिच ओरिजिनल, ठीक है। आप वहां पर गए तो प्रिंटेड मटेरियल में से निकली हुई साड़ी पाई आपने। जब आप किसी एक्सपर्ट को दिखाने गए तो उसने बोला इसमें कहीं से भी बनारसी सिल्क का कोई फील नहीं है। उसने क्या किया, विलफुल, विलफुली जानबूझ के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसरिप्रेजेंटेशन में और फ्रॉड में अंतर ही क्या है, सिर्फ एक ही अंतर है, यहां पर आप जानबूझ के झूठ बोलते हो, मिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर आप गलती से झूठ बोल देते हो। मतलब आपको पता नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं, आपको पता नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं। जैसे सेम एग्जांपल ले लेते हैं, आप एक शॉपकीपर के पास गए, आपने पूछा बनारसी साड़ी है क्या, उसने पता था उसको कि नहीं है, उसने आपसे बोल दिया हाँ है, क्या कमिट कर दिया, फ्रॉड, ठीक है। अब उसका लड़का था दुकानदार का, उसने एक अभी क्या किया, थोड़ी देर पहले स्टैक क्लीन किया, तो गलती से एक जो प्रिंटेड साड़ी थी वो बनारसी के शेल्फ के अंदर चली गई, गलती से। दुकानदार को ये बात पता नहीं कि मैंने गलती से वो साड़ी कहां रख दी है, वहां रख दी है। आपने जाकर पूछा वो साड़ी बनारसी है क्या, उसने बोल दिया हाँ मैडम, उस शेल्फ की सारी साड़ियां क्या है, बनारसी है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर साड़ी वहां नहीं थी। तो अब तब उसने क्या कमिट करा, मिस रिप्रेजेंटेशन। अगर जानबूझ के बोले तो क्या कमिट कर देगा, फ्रॉड। दोनों के अंदर डिफरेंस समझ लो, मिस रिप्रेजेंटेशन में और फ्रॉड के अंदर। जानबूझ के झूठ बोलना इज, गलती से कोई चीज मिस रिप्रेजेंट कर देना इज मिस रिप्रेजेंटेशन। क्या बात क्लियर है, क्या क्या बात क्लियर है, ठीक है। वहां पर भी अगर आप देखोगे आपकी ग्लॉसरी में, वहां पर भी यही लिखा हुआ है। देखो वहां पर क्या वर्ड लिखा हुआ है, एक बार रीड आउट कर देना भाई वो लाइन, एंड इज कॉल्ड फ्रॉड। इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन और विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन वर्ड लिखा हुआ है, शायद यही लिखा है क्या। तो इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन क्या होती है, जब आप विलफुली ना करो, गलती से आपसे हो गई मिसरिप्रेजेंटेशन, आपको लगा कि हाँ वही साड़ी है, आपने बोल दिया हाँ वही बनारसी साड़ी है। बताएं भाई, ठीक है। तो मिसरिप्रेजेंटेशन में अगर देखा जाए तो हम लोगों को यहां पर मिसरिप्रेजेंटेशन के अंदर क्या याद रखना है,
इनोसेंट आती है, सेक्शन नंबर 18 के अंदर है, और तीन एमसीक्यू ये देख। ठीक है, डन। अब हम लोग अभी मिस्टेक पे चले, उससे पहले एक बार हम लोग पहले कंसिडरेशन की बात करते हैं, ताकि आप लोग मिस्टेक और अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, एक बार इसको हम लोग रीड आउट करते हैं, क्या लिखा हुआ है। देखो, सबसे पहले तो हम लोगों को यह देखना है कि सेक्शन नंबर 23 और सेक्शन नंबर 25 ये दोनों डील करते हैं इस चीज से। ठीक है, उसके पहले आप लोग एक चीज और लिख लेना, यहां जहां कंसिडरेशन लिखा है ना, कंसिडरेशन को सेक्शन 2 क्लॉज डी लिख लेना। कंसिडरेशन की डेफिनेशन कहां दे रखी है, सेक्शन 2 क्लॉज डी के अंदर दे रखी है। लॉफुल ऑब्जेक्ट की कोई डेफिनेशन नहीं दे रखी है, लेकिन कंसिडरेशन की डेफिनेशन दे रखी है। तो कंसिडरेशन पे पहला एमसीक्यू क्या बन गया, सेक्शन 2 क्लॉज डी। दूसरा एमसीक्यू, कंसिडरेशन कैन बी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। यहीं पर लिख लीजिएगा ये बातें एक बार। कंसिडरेशन कैन बी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। कंसिडरेशन का पहला एमसीक्यू आपके लिए था सेक्शन 2 क्लॉज डी। दूसरा एमसीक्यू है आप लोगों के लिए, कंसिडरेशन कैन बी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब इसका क्या मतलब हो गया है, देखो कंसिडरेशन का क्या मतलब है, हिंदी में अगर बोलूं मैं तो कंसिडरेशन का क्या मतलब है, आपने किसी चीज के बदले में क्या दिया। आपने किसी, नहीं जरूरी नहीं है हमेशा पैसे ही दो, ठीक है, आपने किसी चीज के बदले में क्या दिया, चेक भी हो सकता है, पैसे भी हो सकते हैं, गोल्ड भी हो सकता है, सिल्वर भी हो सकता है, और भी कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो सकती है। हो सकता है आपने अपनी जमीन किसी के नाम कर दिया किसी और चीज के बदले। कंसिडरेशन में तो कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है कंसिडरेशन में। तो यहां पर कोई भी वैल्यूएबल चीज, कोई भी वैल्यूएबल चीज क्या बन सकती है, कंसिडरेशन बन सकती है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, कंसिडरेशन आप लोग पास्ट में भी दे सकते हो। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है, आपके परदादा जी थे, आपके परदादा जी थे, एक स्कीम निकाली गवर्नमेंट ने कि आज अगर आप लोग हमारे पास 5 लाख रुपए के सोना जमा करवाते हैं, तो आने वाले आपके ग्रैंडसन या आपकी ग्रैंड डॉटर को हम लोग बदले में एक गवर्नमेंट प्लॉट अलॉट कर देंगे, एक गवर्नमेंट प्लॉट अलॉट कर देंगे। कंसिडरेशन कब चली गई थी, किसने दी थी, परदादा जी ने। प्लॉट किसको मिलेगा, आप लोगों को। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ऑब्जेक्ट लॉफुल है, मेजर लोग कर रहे हैं, लॉफुल कंसिडरेशन है, बस पास्ट में आई आ गई, ठीक है, हमें क्या दिक्कत है, हमें कोई दिक्कत नहीं। फोन खरीदने गए, 10,000 का फोन खरीदा, उसने एक हाथ से फोन दिया, आपने एक हाथ से पैसे दे दिए, प्रेजेंट, पूरा पैसा हाथ में, फोन, बात खत्म।
फ्यूचर के बारे में तो हम सभी जानते हैं। ईएमआई क्या है? कंसिडरेशन कब जारी है? फ्यूचर में। कंसिडरेशन कब जारी? फ्यूचर में। ईएमआई यही तो है, और क्या है? डाउन पेमेंट अभी दे दो, बाकी देते रहना आगे। यही तो है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है ना। तो कंसिडरेशन का सबसे पहला क्या है? सेक्शन 2 क्लॉज डी। उसके बाद क्या है? कंसिडरेशन कैन बी पास्ट, प्रेजेंट। ये एमसीक्यू आ जाता है, ये एमसीक्यू आ जाता है। वहां पर लिखा आता है अ कंसिडरेशन कैन बी मेड इन ए पास्ट, बी प्रेजेंट, सी फ्यूचर, डी ऑल ऑफ द अबव। क्या आंसर होगा? लोग प्रेजेंट कराते, लोग प्रेजेंट कराते। हमारा आंसर क्या है सही? ऑल ऑफ दी अबव। कंसिडरेशन हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज ए बी सी डी। डी। आप लोगों को यही बताते जा रहा हूं, इसी लेवल के एमसीक्यूज आप लोगों को वहां पर देखने के लिए मिलेंगे। इससे ज्यादा लेवल के एमसीक्यूज अभी ना तो आपसे पूछे जाएंगे और ना आपके कंपाइलर आपके इसमें दे रखे, मटेरियल में दे रखे। क्या बात ठीक है? यहां कंटिन्यू कर रहा हूं मैं कंसिडरेशन की बात को, और आगे यहां पर और आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है। सेक्शन 25 क्या बोल रहा है? अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। कौन बोल रहा है एक बात? क्या बोल रहा है? क्या होगा? वॉइड। तो सबसे पहला एमसीक्यू, दूसरा एमसीक्यू, ठीक है। कंसिडरेशन पे ही दूसरी बात। क्या बात लिखी है दूसरी? इट इज नॉट नेसेसरी दैट कंसिडरेशन मस्ट बी एज पर मार्केट वैल्यू। इट इज नॉट नेसेसरी दैट कंसिडरेशन मस्ट बी एज पर मार्केट वैल्यू, ठीक है। आपका फ्रेंड था, 50,000 का फोन आपको 40,000 में दे दिया, क्या दिक्कत है? उसकी इच्छा थी, उसका फोन, उसकी दोस्ती, उसकी इच्छा, ठीक है। तो हम ये नहीं बोलेंगे यहां पर कि ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, विदाउट कंसिडरेशन। हाँ, वो चाहता तो 1 रुपए में भी दे देता, वो चाहता अगर तो 1 रुपए में भी दे देता। और कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता हमारा? वैलिड। कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता हमारा? वैलिड। तो इसका मतलब यह है कि जरूरी नहीं है बिल्कुल भी कि कंसिडरेशन कैसी होनी चाहिए, मार्केट वैल्यू की होनी चाहिए। बस क्या होना चाहिए जरूरी? कंसेंट फ्री होना चाहिए। आपका जो दोस्त है ना, जो आपको 1 रुपए में फोन दे रहा है, उसका कंसेंट फ्री होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने उसको धमका रखा और फिर वो आप उससे फोन ले लो, तो नहीं है फिर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अगर उसका कंसेंट वैलिडली आया है, अगर उसका फ्री कंसेंट है, तो जरूरी नहीं है कि मार्केट वैल्यू पे कंसिडरेशन हो। आप लाख की चीज 1 रुपए में दे दो, लॉ को कोई परेशानी नहीं है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। क्या हम ये बातें समझ चुके हैं क्या? क्या हम ये बातें समझ चुके हैं क्या? आप में से टू व्हीलर कौन कौन चलाता है? टू व्हीलर कौन कौन चलाता है? एक्टिवा, साइकिल और कोई स्कूटी? एक्टिवा नहीं चलाते? चलाते हो? चला लेते हो? ठीक है।
कोई बात, किसने दिलाई है नहीं। अच्छा, कभी दिलाएगा, अभी तो कौन दिलाएगा नियर फ्यूचर के अंदर? पापा मम्मी, दादा दादी, नाना नानी, ऐसा ही कोई दिलाएगा ना, इससे ज्यादा तो कोई नहीं दिलाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या बोला जा रहा है? क्या बोला जा रहा है यहां पर? इन इंडिया कंसिडरेशन कौन दे सकता है? थर्ड पर्सन। एक्टिवा किसके नाम पे ली जा रही है? आपके नाम पे। एक्टिवा दे कौन रहा है? होंडा का डीलर। होंडा का डीलर, तो कॉन्ट्रैक्ट की दो पार्टीज कौन है? और आपने क्या ऑफर दिया उसको? एक्टिवा बेच दो। उसने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, आपको बोला 1 लाख की है, ले जाओ। आप दोनों ना पार्टी दो। कंसिडरेशन कौन दे रहा? पापा। पापा क्या होगा यहाँ? थर्ड पर्सन। तो यहां पर क्या बोले जा रहा है? इन इंडिया, इन इंडिया कंसिडरेशन कैन कम फ्रॉम अ थर्ड पर्सन। वैसे तो देखो बहुत कम चांसेस है कि आपसे ये जो बात मैं बता रहा हूं ये पूछी जाएगी, बट स्टिल बता देता हूं। एक्चुअली बात क्या है ना, हम लोगों ने जितने भी कानून बनाए ना अभी तक, जितने कानून बनाए, हम लोगों ने सारी कानून की प्रेरणा कहां से ली है? इंग्लिश लॉस, यूके के लॉस। ठीक है, हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो या हम लोगों का और भी कोई एक्ट हो, इवन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब का बनाया हुआ है? 1872 का। किसका राज था? ब्रिटिश का राज, है ना? जेम्स स्टीफन ने बनाया ये एक्ट, अंग्रेज आदमी था। तो यूके के अंदर ना क्या है, एक डिफरेंस है इंडिया में। यूके में और इंडिया में एक डिफरेंस है। यूके के अंदर कंसिडरेशन हमेशा कौन देगा? यूके के अंदर कंसिडरेशन हमेशा कौन देगा? पार्टी। इंडिया के अंदर कौन दे सकता है? थर्ड पर्सन भी दे सकता, मतलब पार्टी भी दे सकती है और थर्ड पर्सन भी दे सकती है। क्या ये बात क्लियर है? हो सकता है पूछ लिया जाए, पूछा बहुत जाता है, पूछा बहुत जाता है ये यूके वाला जो सवाल है ना, पूछा बहुत जाता है, क्योंकि आपके सोर्सेज ऑफ लॉ का चैप्टर नंबर 1 दे रखा है। तो इसका मतलब है आप लोगों को इंग्लिश लॉस के बारे में थोड़ा बहुत बताना तो है। तो चांसेस है कि ये क्वेश्चन आ जाए, तो इसलिए हम कोई बेकार का चांस नहीं लेते। तो मैंने आपको एक लाइन लिखनी थी, एक लाइन लिखवा दी, बात खत्म। कंसिडरेशन पे हम लोगों के पास क्या क्या अभी तक एमसीक्यू बन चुके हैं? सबसे पहली बात क्या है, दे कहां रखा है इसकी डेफिनेशन को? डेफिनेशन कहां दे रखी है? सेक्शन 2 क्लॉज डी के अंदर दे रखी है। दूसरा एमसीक्यू क्या है? इन इंडिया कंसिडरेशन कैन कम फ्रॉम अ थर्ड पर्सन। तीसरा एमसीक्यू क्या है? अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। ये बात बोलता कौन है? सेक्शन नंबर 25। डेफिनेशन कहां है? टू क्लॉज बी। ये बात कौन बोल रहा है? सेक्शन 25। क्या ये जरूरी है क्या कि 1 लाख की गाड़ी का 1 ही लाख मिलना चाहिए? ये जरूरी नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट कंसिडरेशन मस्ट बी एज पर द मार्केट वैल्यू। यहां पर मैंने आप लोगों के लिए कंसिडरेशन के जितने एमसीक्यू पॉसिबल हो सकते थे, मैंने एक बार के लिए सारे समेट दिए। कंसिडरेशन में इससे बाहर एमसीक्यू आप लोगों का जाए ये बड़ा मुश्किल है, ये बड़ा मुश्किल है। एक चीज और छोटी सी,
देखो, अनलॉफुल कंसिडरेशन और अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, अनलॉफुल कंसिडरेशन और अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, इन दोनों को ही क्या बता रखा है, वॉइड बता रखा है। कहां पर बता रखा है, सेक्शन 23 में। तो 23 के अंदर, और कंफ्यूज मत हो जाना, 25 में क्या बात बोल रखी है, अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन, जब कोई कंसिडरेशन ही ना हो। 23 में क्या बात बोल रखी है, अनलॉफुल कंसिडरेशन। फर्क समझ लेना दोनों में, वरना कल को बोलोगे सर 23 25 में कोई फर्क ही नहीं। 23 में क्या है, 25 में क्या है, 2D में क्या है, कंसिडरेशन की डेफिनेशन। नहीं नहीं नहीं, अनलॉफुल कंसिडरेशन, चोरी का सोना है, ले लो गाड़ी दे दो। इलीगल गन है, ले लो गाड़ी दे दो। ब्लैक मनी है, ले लो गाड़ी दे दो। अनलॉक, भाई अगर आप लोगों को कोई डाउट है इसमें तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। मैं अभी इस चैप्टर को आपके लिए धीरे धीरे लेकर चल रहा हूं, क्योंकि आप लोग अभी बहुत ज्यादा नए हो लॉ को पढ़ने के लिए, पहली बार आपने कोई एक्ट उठाकर पढ़ा है, तो इसलिए मैं आपको बड़ा हौले 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 पढ़ा रहा हूं। क्योंकि जब मैं चाहता हूं जब आप कंपनी लॉ पढ़ो तब तक आप उससे पहले 2 एक्ट खत्म कर चुके हो, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग आए कि कानून को पढ़ा कैसे जाता है। तो इसलिए मेरी स्पीड मैंने कम कर रखी है, लेकिन इस एक्ट के बाद ये स्पीड धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है टाइम ज्यादा है। हो सकता है गाड़ी बुक करा दी आज, बोले कैश पेमेंट ले, खत्म कर। गाड़ी कब आएगी सर, 3 महीने का वेटिंग पीरियड है, आपको जो कलर चाहिए उसके लिए। फास्ट कंसिडरेशन। अगर आप में से किसी को डाउट नहीं है और सबने लिख लिया है तो हम आगे चल सकते हैं, हमारे पास है अभी 10 मिनट। अगर आप लोगों को डाउट नहीं है, आपने सबने लिख लिया है, किसी को पिक्चर लेनी है उसने पिक्चर ले ली है, जिसको जैसे बढ़िया लगे उसने वो कर लिया है, तो हम आगे चल सकते हैं। चले, ठीक है। देखो भाई क्या बात हो रही है इधर, एक बार रीड आउट कर लेते हैं फटाफट से। वन ऑफ द requisite ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज दैट द ऑब्जेक्ट शुड बी लॉफुल। सेक्शन 10 हमें बता रहा था ना, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 प्रोवाइड ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन एंड विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट। बड़ी ध्यान से पढ़ना है बात क्या बोल रहा है। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट कब होंगे, फ्री कंसेंट होना चाहिए, पार्टीज कैसी होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट मतलब 18 साल की हो, साउंड माइंड की हो, बार्ड बाय लॉ ना हो, सेक्शन 11-12, सेक्शन 11-12। कंसिडरेशन कैसी होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, मैंने बताया था ना, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल्स टू एग्रीमेंट प्लस सेक्शन 10। यही 4 चीजें तो दे रखी है सेक्शन 10 में, उसको आगे एलैबोरेट कर दिया सेक्शन 30 तक। बताओ क्या फ्री कंसेंट को 13 से इलेबोरेट करना चालू नहीं करा, 21 तक करा है ना। क्या उसके बाद पार्टीज की कॉम्पिटेंसी को 11 और 12 में नहीं करा इलेबोरेट करना। क्या लॉफुल कंसिडरेशन को 23 और 25 के अंदर नहीं लेकर गए, क्या लॉफुल ऑब्जेक्ट को 23 के अंदर नहीं रखा, रखा, इलेबोरेट कर रहे आगे तक, ठीक है। Therefore, it follows that where consideration या object is made unlawful, it is not a contract.
सेक्शन 23 हमें बताता है कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज लॉफुल अनलेस। कब वो अनलॉफुल बनेगी, कब वो अनलॉफुल बनेगी, आपके लिए 23 के ये पॉइंट्स याद करना जरूरी है, एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। आपके लिए 23 में ये वाले पॉइंट याद रखना जरूरी है, एमसीक्यू के अंदर पूछे जा सकते हैं। भाई पहला पॉइंट क्या है हम लोगों के पास, व्हेन योर ऑब्जेक्ट और योर कंसिडरेशन इज फॉरबिडन बाय लॉ। ठीक है, अभी जैसे कि इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी को हम लोगों ने अनलॉफुल बना रखा है कुछ टाइम से। अगर आप वहीं पर इंडोनेशिया, अमेरिका, रशिया, वहां पर आप चाहो तो आप क्रिप्टो करेंसी से अपनी कार के लिए पे कर सकते हो। यहां कर सकते हो क्या, यहां अभी नहीं करने देते। ठीक है, आप इकट्ठा कर सकते हो लेकिन आप उसको मार्केट के अंदर यूज नहीं कर सकते हो। तो आपकी कंसिडरेशन कैसी हो गई यहां पर, फॉरबिडन बाय लॉ। क्या एग्जांपल समझ आ रहा है हम लोगों को। ठीक है, उसके बाद इट इज ऑफ सच नेचर कि अगर उसको परमिट कर दिया गया तो वो डिफीट कर देगी द प्रोविजन ऑफ लॉ। अगर वो ऐसे नेचर की है कि अगर उसको परमिट किया ना तो हम लोग क्या कर देंगे, डिफीट एनी प्रोविजन ऑफ लॉ। जैसे कि आपने क्रिप्टो करेंसी से कहीं फॉरेन करेंसी खरीद ली और उस फॉरेन करेंसी को यहां पर आकर आईएनआर में क्या करवा लिया, कन्वर्ट करवा लिया। क्या ये अलाउ कर देंगे तो क्या ऊपर वाले का कोई महत्व रहा क्या। क्रिप्टो करेंसी से रशियन रूबल ले लिए और रशियन रूबल से इंडियन आईएनआर कन्वर्ट करा लिए, तो बोले कान सर आप यूं पकड़ लोगे तो बात थोड़ी ना बदल जाएगी कोई। इट इज फ्रॉडुलेंट। आपका ऑब्जेक्ट क्या है, किसी के साथ फ्रॉड कमिट करने का है। आपको बता ही दिया, सेक्शन नंबर कहां पर है, विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन involves or implies injury to the person or property of another। आपका ऑब्जेक्ट क्या है, किसी को क्या पहुंचानी है, इंजरी पहुंचानी है। आपने बोला ऑब्जेक्ट के नाम पर, सामने वाले की दोनों टांगे तोड़कर आ जानी है, आपको 1 लाख रुपए दूंगा। क्या ऑब्जेक्ट लॉफुल है क्या, कंसिडरेशन तो लॉफुल है, 1 लाख रुपए दे रहे हो इंडियन नोट्स में, क्या ऑब्जेक्ट लॉफुल है क्या। आपका ऑब्जेक्ट क्या है, किसी को इंजरी पहुंचाने का, तो वो गलत है। ठीक है, द कोर्ट रिगार्ड इट एज एन इमोरल या फिर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। कोर्ट क्या मानता है, आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इमोरल है, इमोरल है। ठीक है, बताओ क्या ये बात समझ में आ रही है क्या। हम लोगों को क्या ये 5 पॉइंट याद हो रहे हैं क्या। पहला पॉइंट क्या है, फॉरबिडन बाय लॉ। दूसरा क्या है, ऑफ सच नेचर दैट इट वुड डिफीट एनी प्रोविजन ऑफ लॉ। तीसरा है फ्रॉडुलेंट। चौथा है कॉज इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी। पांचवा है कोर्ट को इमोरल या पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ लगता है आपका ऑब्जेक्ट। बताएं भाई, बताएं बताएं। इन ईच ऑफ दीज केसेस the consideration or object of an agreement is said to be unlawful. Every agreement of which object or consideration is unlawful is void। हमारे लिए सेक्शन नंबर 23 जो है वो हमको क्या बता रहा है, सेक्शन नंबर 23 हमको सिर्फ और सिर्फ कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट दोनों ही जब अनलॉफुल हो वो बता रहा है। और कब होंगे वो ये 5 पॉइंट हमको बता रहे हैं। और होंगे तो क्या होगा अंजाम, वॉइड। तो आपके पास सेक्शन नंबर, उसकी हेडिंग, उसका कंटेंट और उसका रिजल्ट, 4 एमसीक्यू बन रहे हैं सेक्शन नंबर 23 में से। 4 एमसीक्यू बन रहे हैं भाई सेक्शन नंबर 23 में से। आई होप आप लोगों को अब एमसीक्यू पकड़ने की निगाहें आ रही है। एक बार आप लोगों को ये एग्जाम्पल भी पढ़ के बता देता हूं। X, Y and Z enter into an agreement for division among them of gains acquired by them by
फ्रॉड। एग्रीमेंट क्या है आपका? वॉइड। क्यों? बोले आप जो लेकर आए थे वो कैसे लेकर आए थे? अनलॉफुल तरीके से। फ्रॉड करना अनलॉफुल है ना, तो अब आप उसको बांटने के लिए एग्रीमेंट कर रहे हो तो वो भी क्या होगा? क्या बात समझ रहे हो? क्या बात समझ रहे हो क्या? आप लोगों के पास यही चीज, यही एग्जांपल ना आप लोगों के पास वहां पर एमसीक्यू बनकर आ जाएगा, और यहां पर द एग्रीमेंट इज कर देंगे डैश, द एग्रीमेंट इज कर देंगे डैश, वहां आ जाएगा वॉइड, वॉइडेबल, वैलिड, नन ऑफ द अबव। चार ऑप्शन आ जाएंगे वहां पर। अगर आपने वॉइडेबल या वैलिड यूज कर लिया तो आपका एक मार्क्स आप वहीं पर गवा देंगे। ऐसे ही एग्जांपल्स आएंगे वहां एप्लीकेशन बन के। समझ रहे हो इन बातों को? इसलिए ये एग्जांपल आप लोगों के लिए मैंने रीड आउट करा है, इसलिए मैं आपको इतने सारे एग्जांपल्स देते जा रहा हूं, वरना मैं भी फटाफट रीड आउट करके एमसीक्यू मार्क कराकर नीचे तक चलता जाता। सेकेंड एग्जांपल, X promises to obtain for Y an employment in the government service and Y promises to pay 15,000 to X। किसको चाहिए सरकारी नौकरी? ले कौन रहा है? X। ऐसे कैसे? पेपर X दिया है, सरकारी नौकरी Y को मिले, तो ये तो क्या हो गया? द एग्रीमेंट इज वॉइड, द एग्रीमेंट इज वॉइड। बताओ, आपके नाम पे कोई और आपका पेपर दे आएगा तो क्या आपने फ्रॉड कमिट नहीं करा? क्या करा है ना? चीटिंग करी है ना? ठीक है, तो यहां पर भी एग्रीमेंट क्या हो गया भाई? वॉइड। अब देखो, एक एग्रीमेंट ना हो सकता है वॉइड हो क्योंकि वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्या हो? इलीगल। लेकिन वो इसका मतलब क्या है? क्या नहीं है वो? क्या हो? इलीगल। ठीक है, अब देखो इस वाले चीज को करने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा डेप्थ में जाना पड़ेगा। टाइम हम लोगों का हो चुका है, तो हम लोग इस चीज को कल देख लेंगे। यहां से हम लोग कल स्टार्ट करते हैं। भाई आपके ऊपर जो पेजेस रह गए ना वो एक्चुअली काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह के बारे में है। मैं आपको ये पूरा करा, क्योंकि क्या है ना, मेन मुद्दा यहां तक चल रहा है, जो मेन आएंगे ना आंसर, क्योंकि हम लोगों को प्रिडिक्ट करना है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से कौन से 10 एमसीक्यू आएंगे। तो पहले जो हाईली प्रिडिक्टेबल है वो तो कर ले, उसके बाद आप लोगों को जो लग रहा है कि कम चांसेस है वो अंडरलाइन करा दूंगा। ऐसा कुछ उसमें समझाने समझने का ज्यादा है भी नहीं। चलिए, थैंक यू।